तो गाइस कैसे हो आप लोग। दोस्तों वाले स्टार अर्जुन कॉन्टिनेंट के नेक्स्ट इन नॉवल के चैप्टर नंबर 256 में आप सभी का स्वागत है। तो चलो शुरू करते हैं। तो जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा कि कैसे लू फेंग ने डॉ को सीख लिया होता है और साथ में लू फेंग ने ट्वेजर को एक्सचेंज करने के लिए इन्फिनाइट स्पेस के ट्वेजर लैंड के पास चला गया होता, मतलब वहाँ पे सारे ट्वेजर्स को वो देखने लगता है कि उसके लिए कौन सा सूटेबल हो सकता है, जिसके साथ लू फेंग की नज़र एक एक करके सारे ट्वेजर्स पे जाती है और एडिशन में लू फेंग सबसे ज़्यादा आई ऑफ लाइफ एंड डेथ पे नज़र गई होती है, जो कि असल में लू फेंग के लिए दोनों लाइफ एंड डिस्ट्रक्शंस के लिए सूटेबल होती है। मतलब लू फेंग ने ही लाइफ एंड डिस्ट्रक्शंस के दाव को सीखा होता और ये ट्वेजर उसी दाव को प्रेजेंट करता है। तो इसके कारण लू फेंग इसके साथ अच्छा काफ़ी ज़्यादा कंपैटिबल हो सकता है, जिसके साथ लू फेंग और भी ट्वेजर देखने लगता है, जिनमें से एक और ट्वेजर होता है इमॉर्टल हार्ट, जिसके लिए लू फेंग को 43,000 रिवॉर्ड पॉइंट्स की जरूरत होती है। और इसके हमें कैरेक्टरिस्टिक के बारे में बताया जाता है कि ये इंडिस्ट्रक्टिबल है, इन्फिनाइट वाइटैलिटी है, और इसे आप अपने बॉडी को भी ब्लेस कर सकते हैं और आप अपने बॉडी को एक्स्ट्रा स्ट्रॉन्ग कॉम्बैट एबिलिटी दे सकते हैं। ये उनके लिए है जिन्होंने लाइफ एंड डॉ ऑफ लाइफ एंड डिस्ट्रक्शंस को प्रैक्टिस कर रखा है। मतलब ये ट्वेजर और आई ऑफ लाइफ एंड डेथ ये दोनों लू फेंग के लिए काफ़ी ज़्यादा सूटेबल होती है, जो कि लू फेंग यही दोनों को सीख रहा होता है। जिसके साथ लू फेंग कहता है कि ये इनमें से एक तो चीपर है, लेकिन सस्ते हुए तो क्या हुए, काफ़ी ज़्यादा अच्छे भी हैं। अब देखो जो इन्फिनाइट स्पेस के अंदर ट्वेजर वर्ल्ड के अंदर जो ट्वेजर्स मौजूद है उनकी अलग अलग कंसेप्चुअल एबिलिटीज़ होती हैं। कोई अलग डाव के साथ मर्ज होता है तो कोई अलग डाव के साथ। अगर आपकी डाव उसके साथ कंपैटिबल होती है तो बल्ले बल्ले आपकी वाट नहीं लगेगी। जिसके साथ लू फेंग यहाँ पे ये भी जानता था कि डी किंग और बाकी सभी ने इन सारे सीक्रेट ट्वेजर्स को ऑलरेडी ले लिया है, और डी किंग की बातों से मुझे अच्छी तरीके से पता है कि ये सारे सीक्रेट ट्वेजर्स ह्यूमन बीइंग्स से बने हुए होते हैं, उन सब के द्वारा फोर्स किए जाते हैं। वो उन सारी ह्यूमन बीइंग्स होते हैं जो कि केज वर्ल्ड से एस्केप कर चुके होते हैं। जो केज वर्ल्ड से एस्केप कर चुके होते हैं उसे युवान और बाकी सारे बंदे पकड़कर मारकर उसका कीमा बनाकर उसका ट्रेजर बना देते हैं। मतलब देख रहे हो ये सारी चीज़ें हो रही हैं, जिसके साथ लू फेंग को ये अच्छे से पता होता है कि जो ट्रेजर्स 100,000 रिवॉर्ड पॉइंट्स के ऊपर के वर्थ रखते हैं वो सभी लू फेंग को केज वर्ल्ड से बाहर ब्रेक थ्रू कराने में मदद कर सकती है। मतलब केज वर्ल्ड से बाहर हमें ले जा सकती हैं, लेकिन उनमें से जो 2/3 ट्रेजर्स होता है वो ट्रेजर्स केज वर्ल्ड की बाहर तो ले जा सकती हैं, लेकिन हम मुझे ओरिजिन वर्ल्ड के बाहर लेकर जा ही नहीं सकते। मतलब वो आपको ओरिजिन कॉन्टिनेंट के अंदर ही काम आ सकती है, जो केज वर्ल्ड है उसके अंदर ही काम आ सकती है। अब केज वर्ल्ड के बाहर ही तो असली खतरा मौजूद होता है, असल में वहाँ पे हम ना ले जा सके तो यार फायदा किस बात का, मेरा भी यही सवाल था। जिसके साथ लू फेंग उन सारी इंफॉर्मेशंस को देखना शुरू कर देता है। स्पेशली वो उन सारे पावरफुल ट्वेजर्स को देख रहा था जिसे कि ह्यूमन एंसेस्टर्स के मटेरियल से फॉर्ज करके बनाया गया होता, और साथ में वर्ल्ड क्लास ह्यूमन लाइफ कोर्सेज को भी फॉर्ज करके बनाया गया होता है। देखो इनमें से जो ह्यूमन एंसेस्टर होते हैं उनमें संभावना होती है कि उसे केज वर्ल्ड की बाहर ले जाया जा सकता है, लेकिन जो वर्ल्ड क्लास ह्यूमन लाइफ होते हैं उनको बाहर नहीं ले जाया जा सकता। जिसके साथ लू फेंग सोचते हुए कहता है कि लगता है कि सीनियर युवान और पाकिस्तान ने हम जैसे यंगर जनरेशन के लिए काफ़ी ज़्यादा मदद छोड़ रखी है। जैसा कि मैंने ऑलरेडी आपको एक डिफरेंट वीडियो में सीनियर युवान के बारे में बता रखा है कि आखिरकार वो ऐसा क्यों करते हैं। अब इन्फिनाइट स्पेस के अंदर वो सभी बंदे के स्पिरिचुअल विल पावर्स को बेस से उन सबको सेलेक्ट करते हैं जो कि अपने डॉ पावर को कंडेंस करते हैं। जिसके साथ यहाँ पे वो उन सबके डॉ को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं, जो उसी हिसाब से वो ट्वेल्स को रिप्रेजेंट किया करते हैं। अब सीनियर युवान और बाकी को इन सब से घंटा कुछ नहीं मिलने वाला है, लेकिन उन्होंने इन सारी चीज़ों को इसलिए लाया है क्योंकि वो इन सब से अपने यंगर जनरेशन को केज वर्ल्ड से ब्रेक थ्रू करने में मदद कर सकता है। मतलब वो केज वर्ल्ड से बाहर जा सकते हैं। जिसके साथ लू फेंग कहता है कि देखो मेरे पास सिर्फ 1,80,000 रिवॉर्ड पॉइंट्स ही मौजूद हैं यार, मैं इससे घंटा कुछ नहीं कर पाऊंगा। एक टॉप टायर ट्वेजर खरीदूंगा
मैं बिक जाऊंगा, मैं गरीब हो जाऊंगा, मैं लुट जाऊंगा, जिसके साथ लू फेंग सोचने लगता कि आखिरकार मुझे एक्सचेंज क्या करना चाहिए। मतलब कि अभी पॉइंट्स की भी कमी थी, लू फेंग को समझ नहीं आ रही थी अच्छे से कि उसे एक्सचेंज क्या करनी है, जिसके साथ लू फेंग को ये भी पता था कि अगर उसने अपने सारे पॉइंट्स को बर्बाद कर दिया तो आगे आने वाले समय में जब लू फेंग को इनहेरिटेंस को एक्सचेंज करना होगा तो उसके लिए उसे रिवॉर्ड पॉइंट्स की कमी हो सकती है। लू फेंग सबसे ज़्यादा फोकस इनहेरिटेंस में ही करना चाहता है। अभी के फिलहाल तो अल्टीमेट ट्रबल की इनहेरिटेंस नहीं मिली है, लेकिन आगे लू फेंग जैसे जैसे और पॉइंट्स को गैदर करेगा उसे अल्टीमेट लेवल की इनहेरिटेंस जरूर मिलेगी, और वो जब मिलेगी लू फेंग काफ़ी ज़्यादा पावरफुल हो जाएगा, जिसके साथ लू फेंग और भी ट्रेजर के इंफॉर्मेशंस को देखना शुरू कर देता है और कहता है कि मैं इतना भी श्योर नहीं हूँ कि क्या पता कि जब मैं स्पिरिचुअल विल पावर को और भी ज़्यादा ब्रेक थ्रू करूँ तो क्या मुझे रिवॉर्ड मिलेंगे या फिर नहीं। मतलब लू फेंग ने अपने आप को गॉड किंग के अपर लेवल तक ले गया होता है, क्या पता लू फेंग उससे भी अपर लेवल तक ले जाएगा अपने विल पावर को, तो क्या उसको रिवॉर्ड पॉइंट्स मिलेंगे? ऑफ कोर्स मिलेंगे, लेकिन लू फेंग नहीं श्योर होता है। लेकिन लू फेंग ये अच्छे से जानता था कि अगर उसे स्पिरिचुअल विल को ब्रेक थ्रू करने से रिवॉर्ड पॉइंट्स मिले या फिर ना मिले, लेकिन अगर उसने ग्रेट डॉ ऑफ लाइफ एंड डेथ और साथ में बाकी सारे ग्रेट डॉ को कंप्लीट मास्टर कर लिया तो उसे जरूर ही मतलब पक्का में रिवॉर्ड पॉइंट्स मिलने वाले हैं। इसलिए लू फेंग डिसीजन बना लेता है कि जो आगे ग्रेट डॉ ऑफ लाइफ एंड डेथ होगा वो उसको जरूर कंप्लीट कर लेगा। ये डिफिकल्ट तो है, लेकिन वो कैजुअल से ब्रेक थ्रू करने से ज़्यादा कई गुना आसान है, मतलब काउंटलेस टाइम आसान कहा जा सकता है। लू फेंग ये भी कहता है कि अगर मैं ग्रेट डॉ ऑफ लाइफ एंड डेथ को कंप्लीटली मास्टर ना कर पाया, कंप्लीटली नहीं समझ पाया, तो यार मुझे बड़े बड़े ख्वाब देखने ही नहीं चाहिए। जिसके साथ लू फेंग इमीडिएटली डिसाइड करते हुए क्या था कि चलो आई ऑफ लाइफ एंड डेथ को एक्सचेंज करते हैं। मतलब लू फेंग ने अपने मूड को बना लिया होता है। अब जैसे लू फेंग इसको सिलेक्ट करता है वहां पर उसे रिमाइंडर आती है जो कहती है कि देखो जो ट्वाइलिस्ट इसको रिडीम्स करते हैं वो परमानेंटली तो आई ऑफ लाइफ एंड डेथ को यूज कर सकते हैं, लेकिन एक बार जो ट्वाइलिस्ट मारा गया, कंप्लीटली मारा गया, तो आई ऑफ लाइफ एंड डेथ को नहीं यूज कर सकता। मतलब मर गया तो कैसे यूज करेगा? जब मरेगा तो वो जो आई ऑफ लाइफ एंड डेथ है वो ऑटोमेटिकली इन्फिनाइट स्पेस में आकर लौट जाएगी। जिसको सुनकर लू फेंग भी हैरान हो जाता कि यार ये क्या कह रहा है। अब वो मैसेज कहते प्लीज कंफर्म करिए अगर आप इसको रिडीम करना चाहते हैं। अब लू फेंग भी सोचने लगता है कि यार जब तक मैं जिंदा हूँ इसको मैं चाहे जितनी दफा यूज कर सकता हूँ, लेकिन एक बार में मरा तो यार ये तो चला जाएगा। लेकिन यहाँ पर ही बाकी कई गुना अच्छा डिसीजन होता है। देखा जाए तो इंडिविजुअल के रूप में अगर यहाँ पे जो एल्डर युवान और बाकी सब में इन सबको अच्छे से मतलब बहुत ही पेन दे के मतलब कह सकते हो कि बहुत ही कष्ट से इन सबको रिफाइन किया है। अगर जो बंदा मारा गया तो उसका डिसेंडेंट मतलब लू फेंग के आने वाला मतलब लू फेंग मारा गया तो लू फेंग हो सकता है कि उसको टीचर युवान को ही दे दे कि लो आप यूज करो, मैं तो मर चुका हूँ, या फिर किसी और को दे सकते हैं। लेकिन लू फेंग ऐसा नहीं कर सकता है। ये बहुत ही कीमती ट्रेजर होता है तो सिर्फ उन्हीं लोगों के पास जाएगा जो कि सच में वर्दी होंगे इस ट्रेजर को लेने के लिए। इसलिए जब लू फेंग मारा जाएगा मतलब मर जाएगा तो यहाँ पे वो ट्रेजर अपने आप इन्फिनाइट स्पेस में चला जाएगा। लू फेंग हेसिटेट नहीं करता और कहता कि चलो यार एक्सचेंज करते हैं, जिसके साथ वहाँ पे एक्सचेंज सक्सेसफुल हो जाता है। और वहाँ पे वो फिर से आवाज़ कहते हैं कि लू फेंग मैं तुम्हें रिमाइंड करना चाहता हूँ कि यहाँ पर तुम 13 बंदे हो जिसने आई ऑफ लाइफ एंड डेथ को एक्सचेंज किया है। और यहाँ पे हमें ये समझ में आता कि लू फेंग एक अकेला बंदा नहीं है इतने पॉइंट्स को हासिल करने वाला। और भी 13 बंदे आ चुके हैं जिन्होंने मतलब 12 बंदे आ चुके हैं जिन्होंने आई ऑफ लाइफ एंड डेथ को एक्सचेंज कर रखा है। मतलब ये समझो कि वो सभी जीनियस थे जो कि इतने सारे पॉइंट्स को हासिल कर पाए थे। लेकिन और मैसेज में उसे बताया जाता है कि जितने भी 12 एक्सचेंजर्स पहले थे उनमें से सिर्फ एक ही ऐसा बंदा था जो कि सच में केज वर्ल्ड को ब्रेक करके बाहर जा पाया था और वो एक हायर लेवल प्राइमोरियल लाइफ बन पाया था। लेकिन फिर भी वो एक बैटल में मारा गया था। मतलब देख रहे हो एक हायर लेवल प्राइमोरियल लाइफ की पावर्स को वो गेन कर चुका था। छोटी मोटी पावर नहीं होती है लेकिन फिर भी
वो बंदा मारा गया था। ये सुनते लू फेंग की मानो सांसें अटक चुकी होती है और लू फेंग इस बात से हैरान था कि वो पहला नहीं बल्कि 13 एक्सचेंजर है आई ऑफ लाइफ एंड डेथ में, जिसके साथ हमें ऑरिजिन कॉन्टिनेंट हिवांग सिटी लॉर्ड मैंसन्स के क्वाइट रूम जहाँ पे स्टार टावर मौजूद होता है उसका सीन दिखाया जाता है। तभी वहाँ पे बज मतलब कह सकते हो किसी चीज़ की एंट्री होती है। लू फेंग अपने पैरों को क्रॉस करके बैठा हुआ होता है और उसके सामने एक स्पेशल बैरियर ओपन होता है। वहाँ पे कोई चीज़ आती है और कुछ और नहीं अपनी एक इनक्रेडिबल मैसिव आई मौजूद होती है। यहाँ तक कि देखा जाए तो उसकी साइज काफ़ी ज़्यादा बड़ी होती है। लू फेंग के वर्ल्ड लाइफ फॉर्म से भी बहुत बड़ी होती है। मतलब वर्ल्ड लाइफ फॉर्म लू फेंग के जानते हो कितना बड़ा है, इसमें तो अच्छे से बताया भी नहीं गया, बस ये समझ लो कि 12 किलोमीटर उससे भी ज़्यादा बहुत बड़ा यार। यहाँ पे आपको असली पावर का पता चलेगा कि आखिरकार क्या ही होता है। जिसके साथ हमें ये भी बताया जाता है कि जो आई होती है और इसकी जो 99% एरिया होती है वो ब्लैक मिस्ट से भरी हुई होती है। मतलब वहाँ पे कुछ होता ही नहीं, समझ लो तो खाली मैदान। और जिसमें वहाँ पे समझ लो आँख के जैसे जाके आँख के बीच में आपकी जो प्यूपिल होती है मतलब वही होती है, सेम टू सेम वैसा ही होता है। आंखों के बीच में वहाँ पे गोल्डन डार्जिलिंग लाइट मौजूद होती है जो कि हल्का सा विजिबल आ रहा था और उसके अंदर काउंटलेस गोल्डन सीक्रेट पैटर्न्स मौजूद होते हैं। लू फेंग के पास लू फेंग ने ऑलरेडी उसको एक्सचेंज कर रखा था, इसलिए लू फेंग को ऑलरेडी उसकी डिटेल इन्फॉर्मेशन मिल चुकी होती आई ऑफ लाइफ एंड डेथ के बारे में। और लू फेंग ये समझ पाया था उन डिटेल इन्फॉर्मेशन को देखने के बाद कि जो ये आई ऑफ लाइफ एंड डेथ है वो असल में वर्ल्ड क्लास ह्यूमन लाइफ फॉर्म से बनाई गई है और एक सिंगल आई की तरह दिखती है। मतलब आपने अगर देखा होगा कि माइथोलॉजी में एंजल्स कैसे दिखते हैं तो उनकी सिर्फ एक आंख को दर्शाया जाता है, सेम टू सेम ऐसा ही समझ लो जहाँ पे हमें इस आई के पावर्स के बारे में बताया जाता है, इसके साइज के बारे में बताया जाता है कि देखो इसकी साइज है ना वो ऑरिजिन वर्ल्ड के 1000 साइज तक जा सकती है जो कि काफ़ी ज़्यादा मैसिव होती है। आप एक ऑरिजिन वर्ल्ड को ले रहे हो मतलब पूरे ऑरिजिन वर्ल्ड के साइज की 1000 पार्ट तक के बड़े हो सकते हैं वो साइज इतने ज़्यादा। मतलब अगर 1000 वैसे आई रख दिए जाते हो पूरे के पूरे ऑरिजिन कॉन्टिनेंट ऑरिजिन वर्ल्ड को घेर सकती है। इसके साथ लू फेंग और उसको रिफाइन करने के बाद उसके लिए लू फेंग को सिर्फ एक गॉड एम्पर की स्पिरिचुअल विल पावर्स की जरूरत होती है जो कि लू फेंग ने ऑलरेडी अचीव कर ली होती है। लू फेंग उसको टच करता है और अपने थ्रेड ऑफ कॉन्शियसनेस को उसमें डालने लगता है ताकि वो उसका मालिक बन सके। अब जैसे लू फेंग का जो कॉन्शियसनेस होता है उसके साथ कांटेक्ट में आता है, बूम, एक बहुत ही बड़ा धमाका होता है। लू फेंग के सामने वही जाइजेंटिक क्रिएचर्स रिजेंबल करने लगते हैं और लू फेंग की तरफ ही वो देखने लगता है। और यहाँ पे लू फेंग ऐसा समझ लो कि लू फेंग उसके अंदर के सीक्रेट तक को झांक कर देख रहा होता है, मतलब वो उसका मालिक बनने के प्रोसेस में होता है। जिसके साथ लू फेंग अपने कॉन्शियसनेस को उस आंख के लाइफ एंड डेथ के आंखों के अंदर डीपेस्ट पास्ट के अंदर घुस जाता है, मतलब उसके डीपेस्ट एरिया में जाकर उसको कंट्रोल करने लगता है। और जैसे लू फेंग उस जगह पे जाता है वहां पर उसे काउंटलेस सीक्रेट पैटर्न्स दिखाई देने लगते हैं जिनमें अंदर 2 टाइप्स ऑफ सीक्रेट पैटर्न होते हैं। पहला तो लाइफ का होता है और दूसरा डिस्ट्रक्शन का। हो भी क्यों ना, क्योंकि यार ये दोनों को रिप्रेजेंट करता है और दोनों काफी टेरिफाइंग लग रहे होते हैं, एक दूसरे से बंधे हुए थे जैसे ओवरलैप किए गए हैं और दोनों एक दूसरे पे डिपेंड कर रही हैं। जहां लाइफ है वहां डिस्ट्रक्शन होना जरूरी है, वरना यार लाइफ ही लाइफ होती जाएगी और एक वक्त ऐसा चीज आएगा जहाँ पे आपके पास रिसोर्सेज खत्म हो जाएंगे। तो लाइफ और डिस्ट्रक्शन एक दूसरे के साथ मिल खाना जरूरी होता है। इसके साथ लू फेंग उसी सोर्स आई को कन्वर्ज करने लगता है, उसको कवर अप करने लगता है। लू फेंग उसमें हैरान हो गया था उस चीज़ को देखकर, क्या था कि अल्दो लाइफ एंड डिस्ट्रक्शन फ्यूज नहीं किए हैं लेकिन इनके जो म्यूचुअल कॉर्पोरेशन है वो बहुत ज़्यादा प्रोफाउंड है। अब ऐसा तो नहीं कि लाइफ और डेथ एक दूसरे में घुस जाएंगे तो यार डिस्ट्रॉय हो जाएंगे, क्योंकि लाइफ ये यिंग एंड यांग जैसा होता है, एंटी मैटर और मैटर जैसा होता है, जिसमें अगर एक दूसरे के साथ घुस गए तो यार डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। ये दोनों समझ लो तो एक दूसरे के ऊपर लैप किए गए होते हैं। लू फेंग उन सबको ऑब्जर्व करना शुरू कर देता है, जहां पे लू फेंग को इन सब को देखने से इमेंस बेनिफिट्स होने वाले थे। बात करें स्टार टावर और आई ऑफ लाइफ एंड डेथ के बारे में तो दोनों के अंदर ना वेरियस सीक्रेट पैटर्न्स छिपे हुए होते हैं। वो सभी फ्यूजन तो नहीं होते हैं लेकिन एक साथ होते हैं, जहाँ पे लू फेंग उन सबको देखना शुरू करता है और इसके लिए लू फेंग को खुद से ही एक्सप्लोर करना पड़ता है। यार ऐसे ही थोड़ा ना लू फेंग को सारी चीजें पता चल
जाएगी, जहाँ पे लू फेंग उन दोनों के बीच के डिफरेंस के बारे में बताने लगता कि आखिरकार स्टार टावर और आई ऑफ लाइफ एंड डेथ के बीच में क्या डिफरेंस है। क्योंकि लू फेंग ने इन्फिनाइट स्पेस में से एक ट्रेजर को खरीदा होता है, जहाँ पे लू फेंग क्या था कि मेरे पर्सपेक्टिव से इटर्नल सीक्रेट पैटर्न में अगर देखा जाए तो आई ऑफ लाइफ एंड डेथ स्टार टावर से थोड़ा वीकर टर्म्स में होता है। ऑफ कोर्स स्टार टावर बहुत ही पावरफुल है, वो गोल्डन लाइट क्या उसमें एंटर की थी वो तो अभी भी हमें नहीं पता, लेकिन वो आगे चलकर हमें पता चल जाएगा। अब यहाँ पे लू फेंग उन दोनों के डिफरेंस को समझ पा रहा था। दिन में से समझ लो स्टार टावर किसी सूरज जितने बड़ा था और जो अपना आई ऑफ लाइफ एंड डेथ था वो किसी सितारे जितना छोटा होता है। अब दोनों स्टार्स होते हैं, दोनों बड़े होते, बस पर्सपेक्टिव की अंतर होती है। स्टार टावर काफी बड़ा था अपने आई ऑफ लाइफ एंड डेथ के सामने। अब ऑब्वियस था डिफरेंस, लेकिन फिर भी अगर वो स्टार क्यों नहीं हो, उसके अंदर भी एक प्रोफाउंड मिस्ट्री छिपी हुई होती है। ऑफ कोर्स उसे कंप्लीट कर्व्स ऑफ वर्ल्ड क्लास ह्यूमन लाइफ फॉर्म से बनाई गई थी। लू फेंग चाहे तो उन सबको अच्छे से अंडरस्टैंड करके अपने पावर्स को काफी ज्यादा बढ़ा सकता था। इसी के साथ लू फेंग अपने कॉन्शियसनेस को उसके अंदर और भी भेदने लगता है। मतलब अभी तक लू फेंग ने कंप्लीट कंट्रोल नहीं पाया होता है, जिसके साथ लू फेंग फाइनली उसको अपना फुल्ली गुलाम बना लेता है। मतलब लू फेंग उसका कंप्लीटली मास्टर बन चुका होता है। आई ऑफ लाइफ एंड डेथ उसको मास्टर की तरफ स्वीकार कर लेता है, क्योंकि यहाँ पे जो ट्रेजर्स होते हैं उन्हें युवान ने रिफाइन किए होते हैं, इसलिए इन सब को यूज़ करना काफ़ी ज़्यादा आसान होता है। अगर यहाँ पे लू फेंग को अपनी पावर्स को यूज़ करना पड़ता, उसे कंट्रोल करना पड़ता तो यार थोड़ा सा मुश्किल हो सकता था, लेकिन इसे बनाया ही ऐसे ही गया होता है, जिसके साथ लू फेंग अपने उसी आई ऑफ लाइफ एंड डेथ को रैपिडली छोटा करने लगता है। मतलब उतने बड़े का तो अपना लू फेंग यूज नहीं कर सकता है, इसी कारण वो उसको छोटा छोटा करने लगता है। वो फाइनली छोटा होकर लू फेंग के हाथों के पास आता है और फाइनली वो अपने लू फेंग के तीसरी आंख बन चुकी थी। मतलब ये समझ लो कि यहाँ पे आईब्रो बिटवीन आईब्रो मतलब वही तीसरी आंख बन चुकी थी। यहाँ पे आप लोग समझ लो तो अपना लू फेंग यार तीन आंखों वाला देवता बन चुका है, जिसके साथ हम यहाँ बताया जाता है कि यहाँ पे उसका एक सीक्रेट था। देखा जाए तो आई ऑफ लाइफ को ना हाथों में भी रखा जा सकता था, मतलब यार हाथों के अंदर आंखों से लेजर बीम वैसे छोड़ने जैसा सीन हो जाता, लेकिन जो तीसरी आंख बन के आई ना यार वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी लग रही किसी दोस्त मानव की तरह। मतलब वो सब तो हम एनिमेशन में देखने वाले कि यार लू फेंग कैसा दिखने वाला, लेकिन इसमें भी सालों का टाइम लगने वाला है। लेकिन यहाँ पे देखा जाए तो लू फेंग ने उसे अपनी आंखों के बीच में रखा था, क्योंकि अर्थ पे ऐसा ही हर कोई करता, जिसके साथ लू फेंग अपने फाइनली आंखों को ओपन करता है। मतलब जो तीसरी आंखें होती है उसको ओपन करने लगता है ताकि वो बाहर की दुनिया में देख सके, जिसके साथ वही हमें बताया जाता है कि यार आंखों में 90% खाली जगह थी, बीच में एक डार्जिलिंग लाइट थी जिससे कि वो सारी चीज़ों को देख सकता था। अब यहाँ पे लू फेंग स्टार टावर के अंदर मौजूद था। स्टार टावर अगर लू फेंग अंदर होता तो वो अपनी आई के मदद से भी स्टार टावर के बाहर नहीं देख पाता, लेकिन लू फेंग उसका मास्टर है तो स्टार टावर को कंट्रोल करके वो उसके बाहर भी देख सकता था, जिसके साथ लू फेंग बाहर की दुनिया को अपनी तीसरी आंखों से देखने लगता है। यार फील करो क्या ही मजा आ रहा होगा। जिसके साथ लू फेंग को जो पहली चीज दिखती है वो होती है अपनी ह्यूआंग सिटी, जहाँ पे ह्यूआंग सिटी में लू फेंग एक ही झटके में बिलियंस ऑफ लिविंग बीइंग्स को देख पा रहा था। मतलब हर एक बंदे को एनालाइज कर पा रहा था, चाहे कोई भी बंदा क्यों ना हो, उसकी फिजिकल बॉडी हो या फिर सोल बॉडी, लू फेंग हर एक चीज को देख पाता, उसके बेसिक कंपोनेंट ऑफ लाइफ तक को देख पाता, उससे कोई भी सीक्रेट छिपा हुआ ही नहीं था। जहां तक ही देखा यार तो लू फेंग सेकेंड लेवल ऑफ गॉड किंग के हर एक चीजों को देख पाता। सिर्फ जो उसके सामने कठिनाई ला रही थी, जो उसके सामने ऑब्स्टैकल क्रिएट करी थी, वो सिर्फ होता है अल्टीमेट वेलम बीस्ट। जिसके साथ लू फेंग मोरोसा को भी देखता है, क्योंकि यार वो भी देखना चाहता था कि आखिर इस आई ऑफ लाइफ एंड डेथ की पावर्स कितनी ज़्यादा और ये क्या क्या कर सकती है। जिसके साथ लू फेंग मोरोसा को देखता है तो वहाँ पे वो एक अल्टीमेट वेलम का बीस्ट हम सभी जानते हैं, जिसके कारण वहाँ पे उसकी जो पावर्स होती हैं वो छिपी हुई होती हैं, क्योंकि उसके पास परफेक्ट डाउ थी और लू फेंग उसके मोरोसा के सीक्रेट्स को नहीं देख पा रहा होता है। लेकिन लू फेंग अपने आई ऑफ लाइफ एंड डेथ को यूज करके मोरोसा के बॉडी के अंदर के रियलम को देख पा रहा होता है। जो मोरोसा का रियलम होता है, जो रियलम का एसेंस होता है वो भी डॉ ऑफ
डिस्ट्रक्शन से बनी हुई होती हैं, लेकिन इसमें ऑरिजिन यूनिवर्स की भी एसेंस मौजूद होती हैं, जो कि डॉ ऑफ लाइफ की ऑपरेशंस मौजूद होती हैं। जैसा कि मोरोसा और यूनिवर्स से ही जन्मा है, तो उसमें यूनिवर्स सुप्रीम के भी रूल्स बने हुए होते हैं, उनके अंदर छिपे हुए होते हैं, इसलिए लू फेंग को वो सारी दिखाई दे रही होती है। जहाँ पे लू फेंग उसकी पावर्स को देखकर समझ पाता कि वो अपने पीक स्टेट पे पहुंच जाएगा, तो वो ऑलरेडी ओरिजिनल यूनिवर्स को राइवल दे सकता है। इसके साथ लू फेंग ये भी बताता है कि जो मोरोसा की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है वो मोरोसा के अंदर छिपी हुई रियलम ही है। जहाँ पे लू फेंग उसके और भी रियलम को देखने लगता है और क्या था कि अगर उसने अपने रियलम को और बढ़ाया तो वो अपने स्ट्रेंथ को और भी आगे बढ़ा सकता, ब्रेक थ्रू नहीं बल्कि स्ट्रेंथ को और भी बढ़ा सकता है। लेकिन जैसा कि मोरोसा की अपनी स्ट्रेंथ भी है, वैसे ही मोरोसा की अपनी वीकनेस भी होती है। वीकनेस कुछ और नहीं, उसी का रियलम होता है। अगर जब तक लू फेंग चाहे तो उसके रियलम को वीकन करके उसको मार दे, उस रियलम को तोड़ दे, तो मोरोसा भी मारा जाएगा। ये समझ लो सेम टू सेम सोल की जैसा ही है। यहाँ पे जो रियलम है उसे सोल की तरह आप समझ लो, किसी के सोल को डिस्ट्रॉय कर दिया तो वो भी मारा जाएगा। अगर मोरोसा के भी रियलम को मार दिया जाए, उसको डिस्ट्रॉय कर दिया जाए, तो मोरोसा भी मारा जाएगा। लेकिन ऑफ कोर्स यार वो एक बीस्ट है, उसके रियलम को तोड़ पाना, उसके रियलम को खत्म कर पाना इतना भी आसान नहीं होता है। जिसके साथ लू फेंग मोरोसा की तरफ देखने लगता है, जहाँ पे उसे भी थोड़ी थोड़ी कंफ्यूजन होने लगती है मोरोसा की रियलम के बारे में, लेकिन वो उसको और भी देखने लगता है। जहाँ पे लू फेंग को ये पलक झपकते ही पता चल जाता है कि मोरोसा के अंदर 7 ऑपरेशनल वीकनेस मौजूद है। मतलब मोरोसा के अंदर 7 ऐसे कमजोरियां थी। लू फेंग इतना कॉन्फिडेंट था कि वो एक सिंगल ब्लिंक ऑफ आई में मोरोसा के रियलम को डिस्ट्रॉय करके उसे कंप्लीटली मार सकता था। मतलब यार लू फेंग इतना ज़्यादा पावरफुल हो चुका था। जहाँ पे लू फेंग या पूरी तरह से हैरान हो गया था, सच में ये तो बहुत ही पावरफुल ट्रेजर्स है। जिसके साथ लू फेंग वहाँ पे जितने भी लाइफ फॉर्म्स होते हैं, मोरोसा ही नहीं बल्कि हर किसी के उसके वीकनेस को देख पा रहा था, उसके फैटल वीकनेस को देख पा रहा होता है। लू फेंग अपने आई ऑफ लाइफ एंड डेथ को और भी यूज़ करने लगा था, और इसको यूज़ करने के साथ कोई बंदा ओरिजिन कॉन्टिनेंट पे ऐसा नहीं था जो कि उससे छुप सके। मतलब हर एक बंदा उसकी नज़रों के सामने था। या थर्ड आई को ज़्यादा ही पावरफुल बना दिया गया। इतना ही नहीं, और भी सुनो, इसके साथ लू फेंग जितने भी पावरफुल बंदे होते हैं, जैसे लॉर्ड ऑफ द शैडो, हेवन रियलम, प्यूजिन जो कि यूनिवर्सल हार्ट गॉड किंग है, और साथ में अदर मिस्टीरियस बीइंग जिनका उतना भी जिक्र नहीं किया है, वो सबको लू फेंग देख पा रहा होता है। लू फेंग उन सब के बैरियर्स जो कि फॉर्मेशन से बने हुए थे उन सबको तोड़कर अंदर जाने लगता है। कई सारे हिडन स्पेसेस तक को देखने लगता है, जहाँ पे उसे और भी पावरफुल बीइंग्स दिखने लगते हैं। लू फेंग एक एक करके सारे ह्यूमन ब्लड लाइन क्रिएचर्स को भी देखने लगते हैं। मतलब यार वो सारे ह्यूमन क्रिएचर्स जिसको लू फेंग ने अभी तक नहीं देखा होता वो भी दिखने लगते हैं। ये सारे वही ह्यूमन ब्लड लाइन क्रिएचर्स होते हैं जिसे कि 2 एंशिएंट नेशंस ने पाल पोस कर मतलब कैद करके रखा हुआ होता है। अल्दो वो सारे क्रिएचर्स इंडिपेंडेंट स्पेस में छिपे हुए रहते थे, उन्हें फॉर्मेशंस में छिपाया हुआ रहता था ताकि कोई भी बंदा नहीं देख सके। ये सारे 2 एंशिएंट नेशन से किया करते थे, लेकिन यार उन सबको अवॉइड नहीं किया जा सकता है। कोई भी उन सब पे स्पाई कर सकता, उनको देख सकता है। जहाँ पे लू फेंग हर एक चीज को ऑब्जर्व करने लगता है, जहाँ पे उसे ओरिजिन कॉन्टिनेंट के अंदर टोटल में 9 टाइप्स ऑफ अल्टीमेट 12 ह्यूमन ब्लड लाइन क्रिएचर्स दिखने लगते हैं जो कि वहीं पे मौजूद थे, और वो उन सब के वीकनेस को भी देख पा रहा होता है। जहाँ पे उसे 3 फॉर्म सबसे कमजोर जो होता है अल्टीमेट 12 का जो बीस्ट, वो 3 फॉर्म्स को पोजेस करता है, और सबसे जो स्ट्रॉन्गेस्ट होता है वो 12 फेजेस को पोजेस करता है। मतलब जिसके पास जितने ज़्यादा फॉर्म्स हो गए उतने ज़्यादा, मतलब जितने ज़्यादा फेजेस हो गए उतने ज़्यादा वो पावरफुल होती जाएंगी। जिसके साथ लू फेंग अपने आई ऑफ लाइफ एंड डेथ को और भी नंबरस फॉर्मेशंस को ब्रेक करके आगे हर एक स्पेशल बैरियर्स को ब्रेक करके ह्यूमन ब्लड लाइन को ऑब्जर्व करने लगता है। यहाँ तक कि वो इतने पावरफुल हो चुकी थी कि लू फेंग उन सब के मोस्ट बेसिक कंपोनेंट्स को भी देख पा रहा होता है। मतलब पहले क्या था, लू फेंग को उन सबको खरीद के अपनी आंखों के सामने रखकर उन सब के बेसिक कंपोनेंट्स को देखकर सीखना
देखना पड़ता था। लू फेंग ने इसके लिए 3 हीन-1 ब्लड लाइन क्रिएचर्स को भी खरीद लिया था उन सबके पावरफुल ब्लड लाइन को देखने के लिए। लेकिन लू फेंग की अभी जो प्राइम आईज होती हैं वो पूरी तरह से एक्सपोज हो चुकी थी, चाहे उसकी एरिया जो वाइटैलिटी हो या फिर वीकनेस, हर चीज़ों को लू फेंग देख पा रहा होता है, कुछ भी उससे छिपी नहीं हुई होती। और लू फेंग इस बात से इतना हैरान हो गया था कि यार मुझे तो अब मटेरियल्स को कलेक्ट करने की ज़रूरत भी नहीं है, मैं सिर्फ उनको अभी देख के ही उनके एसेंस, उनके ट्रांसफॉर्मेशंस को सीख सकता हूँ, मैं इतना ज़्यादा कैपेबल हो चुका हूँ। प्रीवियसली लू फेंग ने बहुत ही बॉडीज़ को कलेक्ट कर रखा था, लेकिन लू फेंग हर एक चीज़ को देख सकता था, अभी देख पाता। उसके लिए वहाँ पे किसी पैसे की खर्च करने की ज़रूरत नहीं होती। ऑफकोर्स अब लू फेंग को बॉडीज़ खरीदनी भी नहीं पड़ेगी, क्योंकि अब मोरोसा ऑलरेडी अल्टीमेट रोल में जा चुका है। वो और खाएगा तो थोड़ा सा पावरफुल हो सकता है, ब्रेक थ्रू तो नहीं कर सकता है। लू फेंग को और कॉम्प्रिहेंशन करनी है, तो लू फेंग अभी अपने थर्ड आई का यूज़ करके ही उन सबको देख सकता था। जिसके साथ लू फेंग 3 मेजर एलियन रेसेस होते हैं, साथ में एंसेस्टर ऑफ 2 नेशंस होते हैं, एजी डोमेन का एंसेस्टर होता है, उन सबको देखने लगता है। लेकिन वो सब थोड़े से ब्लरी देख रहे थे, उतना क्लियरली नहीं दिख पा रहे होते हैं, क्योंकि ये सारे गॉड एम्पायर लेवल के बीइंग्स हैं और इन सब की रियलम बाकी सबसे काफ़ी ज़्यादा हायर होती हैं, उन सब ह्यूमन ब्लड लाइन क्रिएचर से काफ़ी ज़्यादा हायर होती हैं। और साथ में उनकी जो लाइफ्स होती है काफ़ी ज़्यादा प्रोफाउंड होती हैं, और साथ में उन्होंने तो और भी प्रोटेक्टिव सीक्रेट टेक्निक्स को लगा रखा होता कि कोई भी उनके ऊपर स्पाई न कर सके। लू फेंग उनके एसेंस लाइफ फॉर्म्स को तो नहीं देख पाता, सिर्फ मोस्ट बेसिक एबिलिटी, जो कि वो कितनी वाइटैलिटी है, कितनी स्ट्रांग है और कितनी उसकी डिस्ट्रक्शन वीक है, मतलब उनके थोड़ी मोड़ी कमजोरियों को तो देख पा रहा होता है। अब लू फेंग उनके कमजोरियों को जान तो गया था, लेकिन फिर भी लू फेंग उन सबको डरा धमका नहीं सकता था, क्योंकि ऑलरेडी बाकी सबके पास, बंदे के पास भी तो एज ए ट्वेल्स मौजूद होंगे और वो भी दूसरे के वीकनेस को देख सकते थे। लेकिन यार ऐसे ही थोड़ा ना वीकनेस पता चलेगा तो तुम कूद जाओगे, आओ लड़ो और तुम्हारा मैं पेट पे मार के तुमको घायल कर दूंगा, ऐसा नहीं होता यार। तो ऐसा ही लू फेंग जानता था, जिसके साथ लू फेंग बाकी सबको देखने लगता है, उसे भी समझ जाता है कि यार ये सभी कितने ज़्यादा पावरफुल हैं, क्योंकि यार वो कुछ नहीं कर सकता था। ऑरिजिन कॉन्टिनेंट के अंदर लिमिटेड पावर है, तो यार उनकी वीकनेस उसके लिए यूजलेस है, पावर्स लिमिटेड है, आप फाइट करके कर भी क्या लेंगे, सबकी पावर्स ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा टेरिफाइंग हो चुकी थी। जिसके साथ ऐसे ही थोड़ी और बकवास लिखी गई होती है, जिसमें लू फेंग और भी प्लेसेस को कंटिन्यूसली ऑब्जर्व करना शुरू करता है, जहाँ पे उसे ऑरिजिन कॉन्टिनेंट के ऑपरेशंस तक दिखने लगते हैं, ऑरिजिन कॉन्टिनेंट कैसे काम करता है। लू फेंग कॉस्मिक सी को देखने लगता है कि आखिरकार वो कैसे मूव करते हैं। जिसके साथ लू फेंग 3000 डायमेंशंस को भी देखना शुरू कर देता है, जहां पे वो उन सबको पूरी तरह से देख पा रहा होता, मतलब क्लोजली समझ तो आप किसी गेंद को देख रहे हो वैसे ही लू फेंग देख पा रहा होता है। लू फेंग एक ही ब्लिंक ऑफ आई में ऑरिजिन कॉन्टिनेंट के कोर तक को देख पा रहा होता है, वहां के सुप्रीम रूल्स जो कि 9 फंडामेंटल मेंटल डॉस से बनी होती हैं उन सबको देख पा रहा होता है। जो ग्रेट डॉ होती है उनकी नेचर काफी ज्यादा अलग होती है, वो अपने गॉड किंग्स को उसमें देखने देती है, जितने भी गॉड किंग्स है उसके अंदर उन सब फंडामेंटल्स को देख सकती थी, वो उन सबको रोकती नहीं थी, इसलिए लू फेंग अभी उसको देख पा था, वरना सुप्रीम रूल्स के सामने या लू फेंग कुछ नहीं कर सकता है। जिसके साथ लू फेंग उन सारे सुप्रीम रूल्स को देखने लगता है। लू फेंग क्या था, तो यही है सुप्रीम रूल, सबसे पहले मुझे इन सुप्रीम रूल को ही कॉम्प्रिहेंड करना होगा। अगर किसी को सुप्रीम रूल को कॉम्प्रिहेंड करना है तो उसे सबसे पहले ये 9 फंडामेंटल डॉ को समझना चाहिए, वो समझ लेगा तो वो कॉम्प्रिहेंड करने के सक्षम हो जाएगा। लेकिन यार जो 9 फंडामेंटल मेंटल डॉज होती हैं, अगर उनको परफेक्टली कंप्लीमेंट करना है तभी वो उसको सीख सकते, जब तक नहीं सीखोगे यार तब तक नहीं होगा। और यार सीखना इतना भी आसान नहीं होता, काफ़ी ज़्यादा हार्ड होता है, जिसको देखकर लू फेंग एक्सपेक्युलेट करने लगता है, अपनी बताने लगता है, वो ऐसे ही कहने लगता है कि यार किसी को भी अगर सीखना है और किसी ने भी इसको समझ लिया तो आराम से कैजुअल के बाहर जा सकता है। मैंने सब चीज़ तो देख लिया लेकिन फिर भी यूजलेस है। ये ऐसा ही जैसे किसी को मॉर्टल को सन को दिखा दो, वो उसके लाइफ साइकिल को गेस तो कर लेगा, लेकिन यार उस सन को क्रिएट करना उसको देखने से काफ़ी ज़्यादा बिलियंस ऑफ टाइम्स हार्ड होता है। आप सूरज को देख रहे हो तो क्या हुआ, आप सूरज को क्रिएट तो नहीं कर सकते ना। सेम टू सेम लू फेंग का भी ऐसा सिचुएशन होता है, उसने देख तो लिया होता है
हर एक चीज़ को, लेकिन यार क्रिएट थोड़ी ना कर सकता है, इतना हल्का थोड़ा हलवा थोड़ी ना होता है। जिसके साथ लू फेंग ऑब्जर्वेशंस को शुरू कर देता है और कहता कि लेकिन मैं बना तो नहीं सकता, तो क्या हुआ, मेरी ऑब्जर्वेशन ही मोस्ट क्रूशियल स्टेप है। जिसके साथ लू फेंग समझने लगता है, जिसके साथ लू फेंग अपने उन्हीं बातों को याद रखने लगता है कि कैसे और भी बंदे मुझसे पावरफुल हैं। लू फेंग के पास आई ऑफ लाइफ एंड डेथ थी, जिसके कारण वो केज वर्ल्ड के बारे में जान गया था। उसे हायर लेवल सीक्रेट्स के बारे में भी समझ में आने लगा था, जो कि उसे युवान के द्वारा ही मिले गए होते हैं। जिसके साथ लू फेंग कहता है कि चलो और भी देखते हैं। जिसके साथ लू फेंग और भी अपने आई ऑफ लाइफ एंड डेथ का यूज करके देखने लगता है। जिसके साथ वो ओरिजिन वर्ल्ड के मेम्ब्रेन के अंदर घुस जाता है, जहाँ पे उसे वहाँ के वास्ट और इनलेस केओटिक सोर्स पावर्स दिख रहे होते हैं। अल्दो यहाँ पे मरने के बाद लू फेंग का जो आई एन स्पेस था वो इन्फिनाइट स्पेस में चली जाती, लेकिन ये लू फेंग के लिए एक ट्रेमेंडस अपॉर्चुनिटी जैसी थी। लू फेंग समझ गया था कि यार इसकी जो प्रोफाउंडेबिलिटी है वो आई ऑफ टावर डेट स्टार टावर जितनी डीप नहीं है, जितना स्टार टावर या उस लू फेंग को सीखा है उतना तो आई ऑफ डेट लाइफ नहीं है। लेकिन फिर भी जो कल्टीवेशन में लू फेंग की मदद करने वाला है वो स्टार टावर से भी ज्यादा अपना ये आई ऑफ लाइफ, मतलब उसको मैं तीसरी आंख ही कहूंगा, ये तीसरी आंख लू फेंग को उतना ही ज्यादा मदद करने लगेगी। जिसके कारण लू फेंग कहता है कि लेकिन फिर भी जो 12 प्रीवियस एक्सचेंजेस थे जिन्होंने कि उस तीसरी आंखों को एक्सचेंज किया था, फिर भी वो अपने आप को ब्रेक थ्रू नहीं करा पाए थे। सिर्फ एक ही बंदा था जो कि केज वर्ल्ड से बाहर निकल पाया था। इन्फिनाइट स्पेस में ऐसे कई सारे बंदे हैं, ऐसे कई सारे ट्रेयर्स भी मौजूद हैं जो कि इस तीसरी आंख से भी ज़्यादा पावरफुल पोजेस करते हैं, और मैं अभी तक उनको क्वालिफाई नहीं हूँ देखने के लिए। जहाँ पे लू फेंग अंत में कहता है कि न जाने कितने ट्रेयर्स को पूरे हिस्ट्री में एक्सचेंज किया गया होगा और कितने ही बंदे पावरफुल होंगे, कितने ही जीनियस होंगे, लेकिन क्या आखिरकार उनमें से कितनों ने ही ब्रेक थ्रू कर पाया अपने सैकल्स को तोड़कर। तो यहाँ पे लू फेंग में मन में ये भी डाउट होता है कि क्या वो उस लेवल तक जा पाएगा जहाँ पे बंदा एक केज वर्ल्ड को ब्रेक थ्रू कर पाता है या फिर नहीं। अब ये तो हम लोग आने वाले एपिसोड्स में ही देखने वाले कि आखिरकार कब किस वक्त लू फेंग अपने आप को इतना पावरफुल बना लेगा कि वो केज वर्ल्ड को भी तोड़कर जा सके। बहुत ही जल्द आने वाला, क्योंकि यार लू फेंग अभी बहुत ही जल्द अपने आप को अल्टीमेट लेवल में भी ब्रेक थ्रू कराने वाला है, जिसके साथ लू फेंग के पास इतनी पावर हो जाएगी वो ओरिजिन कॉन्टिनेंट को छोड़कर केज वर्ल्ड के बाहर जा सकता है। बस कुछ ही एपिसोड की देर है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।